नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आधार लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है, पहाड़ी इलाकों में इस समय बर्फबारी की वजह से ग्वालियर में भी रातें सर्द हो गई हैं और सर्दी के मौसम में एक बीमारी जो है, जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है कि हाथों में सुन्नपन सा हो जाता है, आपके दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है। तो उन सब बीमारियों को लेकर के सर्दी में कैसे उसके बचाव किए जा सकते हैं और क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिनको देख करके थोड़ा हमें अपने आप को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे साथ में ग्वालियर के क्या पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर दतिया कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के डीन दिनेश ओनिया साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, थोड़ा सा बताएंगे कि अभी जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है और मौसम वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि सर्दी अभी लगातार इसी तरह की बढ़ेगी, तो इसमें जो आप न्यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं लोगों को, तो क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे लोगों को आप बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा सर्दी का असर पड़ता है दिमाग की बीमारी में, ब्रेन अटैक जिसका नाम कहते हैं। ब्रेन अटैक या शुद्ध हिंदी में बोलें तो फालिस आना, लकवा मार जाना, ये जो है सर्दी के मौसम में इसका रेशो बढ़ जाता है। यूजुअली अमूमन हमारे इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीजों में भारी इजाफा इन्हीं मरीज का होता है। इसका कारण ये होता है कि सर्दी के टाइम में, सर्दी जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता जाएगा, हमारे शरीर में एक फाइब्रोजिन खून में एक पदार्थ होता है जिससे खून गाढ़ा होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने से खून की गति धीमी हो जाती है, रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है। तो जो दिमाग के अंदर बहुत छोटी छोटी रक्त वाहिनी होती हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, प्लग क्लॉट बन जाता है उसका। तो जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी उस क्लॉट की वजह से, वो हिस्सा अपंग हो जाता है। तो ये केस ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन बीपी की दवाई खाना छोड़ दिए हैं, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की गोली नहीं खा रहे होते हैं, पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है या पहले भी छोटा ब्रेन अटैक आया हुआ है, ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं और दवाई खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर ये देखने को मिलता है। दूसरा कारण इसमें ये होता है, सर्दियों में हमारा सुबह के टाइम खासकर रात की सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर रेज होता है। तो जो पहले से बीपी के मरीज हैं उनका बीपी और ज़्यादा तेज़ होता है। तो अक्सर जो है ब्रेन हेमरेज की बीमारी भी इसी मौसम में देखने को मिलती है। कहने को लक्षण एक जैसे होते हैं दोनों बीमारी के, ब्रेन अटैक जो क्लॉटिंग वाली बीमारी है और जो ब्रेन हेमरेज की है, लेकिन दोनों में इलाज में बहुत अंतर है, उनकी प्रोग्नोसिस में अंतर है। ब्रेन अटैक के मरीज यूजुअली विकलांग होते हैं, मौत का संभावना कम होती है लेकिन ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ब्रेन हेमरेज ऐसी बीमारी है जिसमें मौत बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है समय पे। ऐसे मरीजों को हम अक्सर सीटी स्कैन के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं कि ब्रेन हेमरेज है या वो है। अक्सर एक लक्षण ब्रेन हेमरेज और उससे ये अलग करता है कि ब्रेन हेमरेज के मरीज में अचानक से तेज़ सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी पहले आती है, जबकि लकवे वाले मरीज में एक हाथ पैर का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, सुन्न पड़ जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, अचानक से गफलत में आ जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ इनमें से अचानक आती है तो वो ब्रेन अटैक की पहचान होती है। जब भी अगर आपको आस पड़ोस में किसी भी अपने परिवार में, रिश्तेदार में अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें जिसमें अचानक से हाथ पैर का रह जाना, सुनपन होना, बोल नहीं पाना, बोलने में कन्फ्यूजन होना, याददाश्त बिगड़ जाना, ऐसा कोई भी लक्षण आए या चलने में लड़खड़ाहट आ जाए, बैलेंस, चक्कर आना शुरू हो जाए, उल्टी आना शुरू हो, तो आप मान के चलें कि ये ब्रेन अटैक, पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। और ऐसे मरीजों को आप, अगर हमारा एक विंडो पीरियड होता है 4 घंटे का, अगर उस 4 घंटे के अंदर अगर आप ऐसे न्यूरोलॉजी के स्पेशल सेंटर में चले जाएं जहाँ पे एक दवा लगती है, तो आदमी को विकलांगता से बचाया जा सकता है। 4 घंटे के अंदर वो आता है। अक्सर मरीज को समझने में ही टाइम लग जाता है, लेकिन अगर कोई समझदार मरीज है और शहर के अंदर है और ऐसे न्यूरोलॉजी सेंटर पे चला जाए जहाँ ये टीका लगता है, तो उसमें हम काफ़ी हद तक विकलांगता से बचा सकते हैं। सर, एक झटके आने की जो समस्या है, कई मरीजों को हमने देखा है, बचपन से ही कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, झटके आते हैं,
तो क्या ये ऐसी बीमारी है जो कभी सही नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 80% मरीज मिर्गी दौरे के ठीक हो जाते हैं, जिसमें से 3 साल का इलाज लंबा चलता है। 65% हमारे बच्चे एक ही दवाई से ठीक होते हैं। बचे जो 20% मरीज हैं उनमें हमको कई बार 2-3 दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और 5% में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। केवल 20% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें लंबे समय तक जीवन तक नहीं, कोई रिस्की नहीं होती। हमको पहचानना पड़ता है, सर्जरी हर किसी में सफल नहीं होती, हमको उसको पहचानना पड़ता है किस में सफल होगी। हम उन्हीं केसेस में हम इंडिकेट करते हैं कि किस में सर्जरी की आवश्यकता है। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद से लगातार हार्ट अटैक के जो केस हैं वो लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मतलब चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब हों, ऐसा भी नहीं है कि वो किसी एक खास तबके के। और युवा वर्ग के मैं देख रहा हूँ 40-45, 30-35 साल के बच्चों को भी मतलब अटैक आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? कुछ भ्रांतियाँ हो रही है कि जो टीके लगाए गए थे उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली जो कोविड की बीमारी है उसका खुद की एक पैथोफिजियोलॉजी में ये आता है कि खून गाढ़ा होना लगता है उसमें। तो उस समय भी जब कोविड के मरीज भर्ती होते थे उनमें भी इस तरह के अटैक, खून गाढ़े होने वाली समस्या आई थी और उससे ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, ये सारी समस्याएं बनी थी। और वही जो उसके बाद के मरीजों में उनका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वही वजह वही है जो अभी मैंने सर्दी की वजह बताई। उनके अंदर खून की जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है, उससे ही से हार्ट अटैक आते हैं, उसी पैथोलॉजी से ब्रेन अटैक आते हैं। दोनों की पैथोलॉजी सेम है। अगर वो हृदय के खून की जो रक्त वाहिका उसमें खून गाढ़ा हो गया तो हार्ट अटैक आएगा, और दिमाग की रक्त वाहिनी में अगर खून गाढ़ा होकर चिपक गया तो वो जो है ब्रेन अटैक आएगा। जी सर, कोविड का जो बुरा दौर था वो हमने सबने झेला है और हमने बहुत सारी त्रासदियाँ भी देखी हैं, लेकिन हम उससे उभर करके जैसे तैसे अभी सही आए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि अभी फिर से कोविड की कुछ केसेस आने लगे हैं। अभी खबरें आ रही हैं डराने वाली कि दिल्ली में कुछ मिले, भोपाल में कुछ मिले, इंदौर में कुछ मिले। क्या अभी आपके पास भी कुछ ऐसे मरीज आए हैं? नहीं, अभी मेरे सामने तो कोई नहीं आया, मेरे दतिया ज़िले में भी अभी कोई नहीं आया है। तो लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोविड की दोबारा से आगमन हुआ है अपने देश के अंदर, खासकर केरला, कर्नाटका और गोवा में रिपोर्ट हो रही है। उसको लेके हमें मध्य प्रदेश शासन ने अलर्ट भी किया है और हमने उसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। किट है, पीपी किट है, ग्लव्स हैं और फीवर क्लिनिक वापस शुरू करने के लिए बोला है। कुछ बेड भी आरक्षित किए हैं और कभी भी ऐसा हमने बोला है कि जिनको भी इन्फ्लुएंजा लाइक मतलब बुखार, खांसी जिनके लक्षण आते हैं उनको मरीज को चिन्हित करके इनकी जांच कराई जाए। तो निश्चित तौर पे हमको वापस से पुरानी जो गाइडलाइन थी कि भीड़ भाड़ से बचाव रखना है, इतना तो हमको अभी करना पड़ेगा। इतना तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि सर आप दतिया मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपसे सीखते हैं और ग्वालियर में भी आपकी सेवाएं आपकी काफ़ी रही हैं। तो कुछ आपके जो स्टूडेंट हैं क्या कुछ इस तरीके को मैं आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब हमको है ना अगर आगे बढ़ना है तो इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे आप उसको मतलब बच्चों को बताएं? नहीं, निश्चित तौर पे हमने अभी एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें बच्चों को आगे कैसे शोध करना है, कैसे रिसर्च करना है। हमने दिल्ली से विशेषज्ञ भी बुलवाए थे। 2 दिन हमारी कार्यशाला चली थी, तो उसमें बच्चों ने इस तरह के सवाल रखे थे, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। और रही बात रिसर्च की या शोध की, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका MBBS हो। वो तो एक 10वीं पास 12वीं पास भी कोई भी रिसर्च कर सकता है। उसके दिमाग में ललक होनी चाहिए और जिज्ञासा होना चाहिए। आप देखते ही हैं रोज़ अखबार में कोई ना कोई ऐसा आता है कि कई बच्चे कुछ स्पेशल स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई चीज़ बना लेते हैं। तो ये तो अपने दिमाग का विकास के ऊपर है कि आप किसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए कोई स्कॉलर होना आवश्यक नहीं है, वो किसी भी बच्चे में आ सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सर, खान पान का भी कुछ असर पड़ता है क्या? मतलब कि मतलब विशेष तरीके से अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने बताया कि इसमें समस्याएं बढ़ जाती हैं और खास करके जो लोग पहले से मरीज होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ज़्यादा आपने बताया कि दिक्कत आती है। तो क्या उसमें कुछ खान पान में भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। इस समय ऐसे जो स्ट्रोक के मरीज होते हैं, यंग हार्ट अटैक वाले या यंग स्ट्रोक जिनको हम कहते हैं, जो 45 साल से नीचे के उम्र में ये अटैक पड़ रहे हैं, उनकी वजह अक्सर जो है फास्ट फूड, जंक फूड जो रहता है वो वजह आती है सामने। तो हमको निश्चित तौर पे घी, तेल, अचार, नमक, खटाई, बाज़ार की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। तो उससे आपका मोटापा भी नहीं बढ़ता और ये BP भी नहीं बढ़ेगा।
कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, तो ये सब अटैक से आप बचाव कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे उसका असर पड़ता है। हाँ, जितना ज़्यादा कढ़ाई में जितना ज़्यादा आप कढ़ाई में उसको लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। और ये सब जो ब्रेन अटैक का कारण होता है वो मुख्य कोलेस्ट्रॉल का जमा होना होता है। रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना ही एक मुख्य कारण होता है अटैक का बढ़ना। सर एक प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे मरीज अभी मैंने देखा आपके यहाँ आते हैं, और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या आप कोई ऐसा केस बताना चाहेंगे जिसको करते समय आपको थोड़ा इमोशनल कुछ हुए? हाँ, ये तो एक नहीं कई केस हैं। एक मुख्य केस, जब मैं शुरू में ग्वालियर आया था और मैंने न्यूरोलॉजी ब्रांच चालू की थी, आईसीयू चालू किया था उस समय, तो एक बच्ची डबरा की थी, उसको माइस्थीनिया ग्रेविस करके एक बीमारी होती है जो पहले से उसको किसी ने पकड़ी नहीं थी। मैंने उसका डायग्नोसिस बनाया। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि मांसपेशियाँ धीरे धीरे थकने लगती हैं, तो आप चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते। तो उस लड़की को 13 साल 14 साल की बच्ची थी वो, तो धीरे धीरे चलना फिरना बोलना के आदत हुआ, फिर सांस लेने में तकलीफ़ हुई। और वो चूँकि उसके माता पिता नहीं थे, उसके चाचा लेके आए थे, तो मैंने जब उसका एक्यूट क्राइसिस में उसको एक तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, और उसके अंदर एक इम्यूनोग्लोबिन करके दवा आती है, वो काफ़ी महंगी आती है। तो उसका जब मैंने वेंटिलेटर लगाया तो उतना तक ठीक था। उसके बाद जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस समय नवदुर्गों का टाइम था, कुछ जो अपने मन में आती है ना नवदुर्गों में देवी, वैसे ही बालिकाओं के रूप में, तो ऐसे ही मन में विचार आया कि इसके लिए कुछ मदद करनी है। तो मैंने आपकी तरह एक सहारा टीवी का एक रिपोर्टर थे, उनको अपना जिक्र किया, बोले हम आके आपके पास आते हैं और उसकी खबर बनाते हैं। वो आए तो उन्होंने एक बनाया उसका पूरा, और उसके बाद दुबई से कई लोगों से उसकी सलाह मदद आना शुरू हुई। उसकी खबर देख के फिर हमारे दैनिक भास्कर ग्रुप ने भी उसको सपोर्ट किया और उसको खबर दिखी, तो काफ़ी फिर मददगार मिले और उसको हमने पूरी दवाई दी और वो लड़की को बचाया, और वो खुश होके और बढ़िया होके यहाँ से गई और काफ़ी दिन तक मेरे इलाज में रही। अब आज की स्थिति में नहीं पता, लेकिन ऐसे कई मरीज हैं। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने सहारा और दैनिक भास्कर का जिक्र किया, कभी ऐसा सर कभी कोई केस आता है और लगता है कि पैसे की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी उस मरीज के लिए हेल्प के लिए बोल सकते हैं। और बहुत सारी जो जानकारियाँ थी डॉक्टर साहब ने हमें दी, और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, सभी चीज़ें उन्होंने बता दी। पर एक चीज़ जो मेरी उत्सुकता है सर के बारे में जानने की, और मैं जानता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस चीज़ को जानना चाहते होंगे। सर बहुत सारी चीज़ें हम डॉक्टर के बारे में तो हमेशा करते रहते हैं, चिकित्सा के बारे में करते रहते हैं, पर आज मैं पर्सनली आपके बारे में करूँगा कि ग्वालियर जो आपका आगमन हुआ, तो थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ बताएं और ग्वालियर को लेकर के आपके क्या विचार हैं। एक्चुअली मैं जब MBBS कर रहा था तो मेरे कई परिचित यहाँ के न्यूरोलॉजी अस्पताल में भर्ती हुए वार्ड में, तो मैंने वहाँ देखा कि न्यूरोलॉजी में एक्चुअली कोई न्यूरोलॉजी का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं होता था। एक थे वो MD थे। तो तभी से कुछ मेरे को दिमाग को बीमारियों की में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी MBBS के टाइम से, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं न्यूरोलॉजी में करूँगा। तो उसके बाद मैंने MD यहाँ से करके मैं जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में DM मेरे को मिला। तो उसके बाद मेरे को कई लोगों ने बोला DM करने के बाद कि दिल्ली जाओ, बड़े बॉम्बे जाओ, वहाँ पैकेज भी अच्छे से मिलते थे। बट मेरे मन में शुरू से था कि ग्वालियर ही ने मेरे को पढ़ाया है, ग्वालियर ने मेरे को नाम दिया है, मैं ग्वालियर ही वापस आके काम करूँगा। और मैंने जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला, पास आउट हुआ, मैंने सीधा अपनी गाड़ी उठाई और ग्वालियर के लिए रवानगी डाल दी। मुरैना में जैसे ही एंटर हुए धौलपुर के आगे, वैसे ही लगा जैसे मेरा घर आ गया हो। बड़ी उत्सुकता से मैंने अपने शहर में प्रवेश किया, और ग्वालियर का भी लोगों का प्यार देखिए कि मैं जिस पहले दिन से, जब मेरी खुद की क्लिनिक भी नहीं थी, मेरे घर पे ही पर डे मेरे साथियों ने सबके माध्यम से मैं करीब पर डे प्रतिदिन 10 मरीज न्यूरोलॉजी के देखना शुरू किए। मैंने ग्वालियर में सबसे पहले उस समय प्राइवेट में आके बिरला हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी की OPD चालू कराई, न्यूरोलॉजी का ICU चालू कराया। फिर मेरा इच्छा थी सरकारी में आने की, तो वहाँ पे जब सीट निकली, वहाँ सिलेक्ट हुआ।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अकेले ही डॉक्टर था, पहला प्रथम डीएम न्यूरोलॉजी का। उसके बाद मैंने आज डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़ाया है। आज मेरे अंडर में वहाँ पे 3 लोग और डीएम आ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं तभी से प्रयासरत था कि यहाँ पे मैं डीएम न्यूरोलॉजी का कोर्स चालू करूँ। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं था, तो मैंने पिछले साल ही डीएम न्यूरोलॉजी की 3 सीटें एनएमसी से स्वीकृत करवाई हैं। और अभी 1 जनवरी से 3 बच्चे डीएम न्यूरोलॉजी की डिग्री के लिए मेरे अंडर में पढ़ने आ रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में इकलौता न्यूरोलॉजी विभाग है और मैं 2019 में मध्य प्रदेश का इकलौता प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग रहा हूँ। सर मतलब एक डॉक्टर तो आप हैं, प्रोफेसर आप हैं, और इसके अलावा डॉक्टर दिनेश उदनिया जी और क्या है, क्या बनना चाह रहे थे, और या डॉक्टर ही बनना चाह रहे थे लेकिन फिर भी कुछ और भी ऐसी प्रतिभा है, हर किसी के अंदर गॉड गिफ्टेड कुछ होता है कि कुछ ऐसा? स्कूल टाइम में सोचता था मैं कि कलेक्टर बनूंगा, लेकिन एमबीबीएस करते करते मेरे को कई लोगों ने सलाह दी कि बोले नहीं, डॉक्टर बड़ी चीज़ होती है, डॉक्टर के पास सभी आते हैं। बिल्कुल, भगवान कहते हैं। तो बोले कि और आपके परिवार में पहले कोई डॉक्टर नहीं रहा, मुझे लगता है आपको डॉक्टरी ही करना चाहिए। तो वहाँ से फिर दिमाग डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कभी दोबारा इसको रिग्रेट भी नहीं किया है। और ईश्वर की कृपा, माता की कृपा है कि मेरे को प्रशासन लाइन पसंद थी, तो प्रशासन भी मेरे को मिल गया। शासन ने मुझे प्रशासनिक पद पे भी बिठा दिया। तो जो मैं कर सकता था वो मैं आज दतिया मेडिकल कॉलेज में भी कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने 46 पीजी सीटें लेके आया हूँ 1 साल के अंदर, जो पूरे भारत में एक साथ में कभी नहीं मिली किसी को। और 100 सीट से मैंने 150 मेडिकल कॉलेज की सीट कर दी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। हम आपके कच्छ में देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रॉफियाँ, बहुत सारे सम्मान पत्र यहाँ मैं देख रहा हूँ। तो सोशल भी हैं आप, मतलब? जी, मैं शुरू से सोशल रहा हूँ, इसीलिए ग्वालियर वापस आया हूँ। अगर मैं सोशल नहीं होता तो ग्वालियर शायद वापस नहीं आता, दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर चला जाता। मेरे को ग्वालियर इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मेरे जानने पहचानने वाले स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। और मैं यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, यहाँ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। गोरे को ग्वालियर विकास समिति द्वारा कई बार पुरस्कार दिया गया है। सोशल कैंप, अब तो टाइम नहीं मिलता, पहले जब मैं प्राइवेट में था मैं हर साल कैंप भी लगाता था। मिर्गी दौड़े का स्पेशली 17 नवंबर को हर साल कैंप लगाता था, उसमें किसी बड़े मीडिया के माध्यम के। और काफ़ी मरीजों को मैंने फ्री इलाज किया है, उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी उस समय उपलब्ध कराई हैं। इसीलिए मेरे को ग्वालियर रत्न 2011 में अवार्ड भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है, मैं सारे ही समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जब तक मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। जरूर जाते हैं। सर, ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे अगर मैं पूछूं कोई एक नाम, तो मतलब कौन है वो? मेरे पिताजी। वही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और वही मेरे को ये सब चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं। वही प्रेरित करते थे। तो ये थे डॉक्टर दिनेश उदनिया साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, डीन हैं हमारे दतिया कॉलेज के। और बहुत ही सारी जानकारियाँ अभी हमें डॉक्टर साहब ने दी। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो न्यूरोलॉजी से संबंधित जो आपकी जो परेशानियाँ रही होंगी, जो भी आपकी जिज्ञासा रही होगी, वो कहीं ना कहीं शांत हुई होगी। और फिर भी यदि कोई प्रश्न आपका है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं, ताकि हम डॉक्टर साहब से अगली मुलाकात में उन सब के भी उत्तर जान पाएँ। अपने सहयोगी शेरू कुशवाहा के साथ मैं संजय भारद्वाज, आधार लाइव से। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे